जी स्टूडेंट सब लोग आ गए। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। अब हमारा के टीसीपी आईपी के अकॉर्डिंगली जी शमसा कमल जी, कोई आपका सवाल है? हम्म, जी बताइएगा, कोई सवाल है तो। हैंड रेज किया हुआ है आपने। अच्छा तो फिर ऑनलाइन क्लासेस को छोड़िए, अपना शाम को आना या नहीं आना, अगर जाना हो तो मुझे हेलो, ओके जी। आपके सामने वाइट बोर्ड शो होगा जी, ये लास्ट पे आपको वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि जनाब किस तरह से हमारे पास टीसीपी आईपी के अकॉर्डिंगली किस तरह से कौन सी लेयर के ऊपर हमारे पास क्या काम होगा। सबसे पहली लेयर कौन बताएगा कि मुझे कौन सी लेयर है जी? जल्दी से बताएं जी, सबसे पहली जो हमारे पास लेयर है वो कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर जी। तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमारे पास क्या काम होगा जी? हमारे पास हम क्या यूज करना चाह रहे हैं? रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज को यूज करना चाह रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटोकॉल है उसका नाम क्या है हमारा? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जी। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोटोकॉल हम यूज करना चाह रहे हैं दैट इज द रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो हमारा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल लगेगा एप्लीकेशन लेयर के अगेंस्ट। नेक्स्ट जनाब हमारे पास क्या काम होगा? नेक्स्ट हमारे पास लेयर कौन सी है जी? कौन बताएगा? जल्दी से बताएं, नेक्स्ट लेयर कौन सी है? नो जी, हम टीसीपी आईपी के अकॉर्डिंगली अली रजा साहब बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बताएं नेक्स्ट लेयर कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर जी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या काम होगा? क्या काम करती थी जी ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास? तो यहाँ पे डिसाइड होगा कि ये जो हमने प्रोटोकॉल ऊपर यूज किया है, आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो हमने यूज किया है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्ट लेयर ये डिसाइड करेगी कि वो प्रोटोकॉल जो आपने यूज किया है दैट इज द टीसीपी बेस्ड या फिर यूडीपी बेस्ड है। जो हमने रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल आरडीपी प्रोटोकॉल यूज किया है वो प्रोटोकॉल या तो टीसीपी बेस्ड होगा या यूडीपी बेस्ड होगा। तो हमारे केस के अंदर ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ये टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है। और दूसरा काम यहाँ पे ये डिसाइड होगा कि पोर्ट नंबर कौन सी यूज होगी, पोर्ट एड्रेस कौन सा यूज होगा। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के लिए जो हमारा पोर्ट नंबर है उसे कहा जाता है जी 3389। ये डिफॉल्ट पोर्ट है किसके लिए? हमारी आरडीएस के लिए। आरडीएस के लिए डिफॉल्ट पोर्ट जो हम यूज करते हैं दैट इज द 3389। तो हमारे पास जो पोर्ट लगी ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो कौन सी लगी? 3389। आगे वाली कौन सी लेयर है जी? कौन बताएगा? जल्दी से बताएं, नेक्स्ट लेयर हमारी कौन सी है? इंटरनेट लेयर जी। इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर पे हमारे पास क्या काम होगा? इंटरनेट लेयर पे आप लोगों ने सर्वर के ऊपर ऑलरेडी क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है? आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इस सर्वर को एक अदद आपने क्या दिया हुआ है? आईपी एड्रेस दिया हुआ है। वो आईपी एड्रेस आपके केस के अंदर 192.168.10 डॉट समथिंग हो सकता है, 10.100, 10.1, 10.2, 10.5 कुछ भी था वो, ठीक है, या 1 डॉट समथिंग, मुझे नहीं पता। अब आपने सर्वर को क्या आईपी एड्रेस दिया था, जो भी दिया था, तो आपने वो वाला आईपी एड्रेस जो है इंटरनेट लेयर के ऊपर
वो सर्वर का आईपी एड्रेस इस्तेमाल होगा इस कम्युनिकेशन को सेंडर और रिसीवर के दरमियान में परफॉर्म करवाने के लिए। आगे हमारे पास कौन सी लेयर है जी? आगे हमारे पास जो लेयर है उसका नाम क्या है जी? हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर, या फिर उसे होस्ट टू नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है, या फिर अगर हम बात करें ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंगली तो उसका नाम है जी हमारा डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर भी कहा जाता है। तो इस लेयर पे नेट हम होस्ट टू नेटवर्क कह देते हैं, होस्ट टू नेटवर्क लेयर। होस्ट टू नेटवर्क लेयर पे हमारे पास मशीन का, अब मशीन हमारी कौन सी है? मशीन है जी हमारी सर्वर मशीन। सर्वर मशीन का जो हमारा मैक एड्रेस है, जिसे हम कैम एड्रेस भी बोला जाता है, उल्ट करके मैक को क्या कहा जाता है? कैम एड्रेस भी बोलते हैं, या फिर इसी को ही हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। तो ये फिजिकल एड्रेस जो है वो लगेगा जी यहाँ पे। तो इस तरह से हम टीसीपी मॉडल के अकॉर्डिंगली, टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंगली सारी की सारी जो कम्युनिकेशन होती है वो इस तरह से हमारे पास परफॉर्म होती है। टीसीपी के अकॉर्डिंगली जो कम्युनिकेशन है वो इस तरह से किस कनेक्शन को बनाने के लिए हमारे पास ये सारा काम जो है किस लिए हुआ? ये रिमोट डेस्कटॉप सर्वर के बैकएंड के ऊपर परफॉर्म होगा। रिमोट डेस्कटॉप सर्वर के बैकएंड के ऊपर जो परफॉर्म होगा वो ये सारा काम परफॉर्म होगा कि टीसीपी आईपी के अकॉर्डिंगली जो सारी चीजें हैं वो हमारी किस तरह से काम करेंगे जी। यहां तक किसी को कोई इशू जी? कि किस तरह से बैकग्राउंड के ऊपर टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंगली काम होगा फॉर द कनेक्शन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताएं, चैट के अंदर पूछ लें या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लें। फिर नेक्स्ट हम जल्दी से नेक्स्ट चलते हैं जी। जी कोई प्रॉब्लम? जल्दी रिस्पांस दिया करें भाई, टाइम कम होता है हमारे पास यहाँ पे, यू नो बेटर। मुझे लग रहा है 2-3 लोगों के अलावा सारे लोग सो रहे हैं या फिर अपना पीसी कनेक्ट करके भाग गए हैं। वैसे बाकी यूनिवर्सिटीज ने ये कहा है कि वीडियो ऑन करके लेक्चर लें ताकि पता लगे कि कौन लेक्चर ले रहा है और कौन सो रहा है। नेटवर्क इशू मंसूर साहब आज बहुत है, पीटीसीएल बड़ा तंग कर रहा है, पीटीसीएल भी तंग कर रहा है, मोबाइल के जितने भी नेटवर्क हैं वो भी सिग्नल कोई अच्छे नहीं आ रहे, बार बार कनेक्शन जो है वो लिमिटेड हो रहा है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर काफी डिस्टरबेंस रही है, अभी तो फिर कुछ स्टेबल आ रहा है। जी जी, मोबाइल पे भी इशू आ रहा है, पीटीसीएल पे भी इशू आ रहा है। दफा 144 लगी हुई है, मोबाइल पे तो इशू आएगा ही। चलें जी, होप सो कि किसी को कोई इशू नहीं है। चलें आगे चलते हैं हम जनाब। अब हमने इसको कॉन्फ़िगर करना देखना है जी, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर को। अभी तक हमने जो बातें की, हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग की कि जब हमारा सर्वर होगा और एक क्लाइंट होगा, दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन है टीसीपी आईपी के अकॉर्डिंगली, वो किस तरह से हो पाएगी। ठीक है, और अब हम और हमें पता लग गया कि रिमोट डेस्कटॉप सर्वर क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसके बैकग्राउंड के ऊपर प्रोटोकॉल कौन सा रन होता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल रन होता है। इन सारी चीजों के बाद जो अब हम चीज देखेंगे वो है ये है कि अब हमें अपने सर्वर मशीन के अंदर रिमोट डेस्कटॉप सर्वर को, इसके आरडीपी प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर भी तो करना है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होंगी, उसकी कमांड क्या होंगी, तो वो हम देखते हैं। उसमें से 5-4 कमांड जो है वो आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सर्विस को हमने क्या करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसको सर्विस को क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा। जल्दी से कोई बताएगा कि सबसे पहले सर्विस, हमें पता लग गया कि आज हमने आरडीएस सर्वर बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा?
कौन बताएगा जी? आप में से जीनियस माइंड बताएगा जो बादाम वगैरह खाता रहता है। सबसे पहले जनाब जिशान साहब, एग्जैक्टली जी, सबसे पहला काम हमें उस सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हमने दो तरह की चीजें पढ़ी हैं, एक यम के जरिए भी आप कर सकते हैं और दूसरा हम आरपीएम के जरिए भी कर सकते हैं। तो हम अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन चल रहा होगा तो हम यम के जरिए उसको इंस्टॉल कर सकेंगे। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा तो हम आरपीएम के जरिए उसकी फाइल को बारी बारी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस सर्विसेज को इंस्टॉल करने से पहले हमने एक बात की थी कि बाद औक़ात हमें क्या चाहिए होता है, हमें जनाब उस किसी सर्विसेज को इंस्टॉल करने से पहले उसकी डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। एग्जैक्टली जी, आज हम इसी तरह से आरडीएस जो हमारी सर्विसेज होंगी आरडीपी प्रोटोकॉल की, उसको इंस्टॉल करने से पहले आपको एक और डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस डिपेंडेंसी का जो नाम है हमारे पास वो है जी EPEL रिलीज। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ ये सारी की सारी कमांड। फिलहाल अभी मैं बता रहा हूँ कि कौन सी कमांड के जरिए क्या चीज होगा। तो ये EPEL जो है हमारे पास, ये एक डिपेंडेंसी है जो कि हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। किसको इंस्टॉल करने से पहले? हमें RDP की सर्विसेज को इंस्टॉल करने से पहले EPEL की रिलीज की डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद सर्विसेज जब इंस्टॉल हो जाती हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है जी? कौन बताएगा? सर्विस को इंस्टॉल करने के बाद दूसरा स्टेप क्या किया जाता है? उस सर्विस को स्टार्ट किया जाता है। तीसरा स्टेप क्या किया जाता है जी? उस सर्विस को इनेबल किया जाता है। इनेबल कैसे किया जाता है जी? उसका फायदा क्या होता है? कौन बताएगा कि इनेबल करने का फायदा क्या होता है? ताकि हमारी जो सर्विसेज हैं वो जिसको भी आप इनेबल करेंगे उस सर्विस को बूट टाइम के ऊपर स्टार्ट खुद ब खुद मिल जाए, उसको हमें खुद से जाके दोबारा से स्टार्ट करना ना पड़े। इस वजह से हम इनेबल करते हैं। तो जो तीसरी कमांड है हम क्या कह देंगे कि जनाब इस सर्विस को इनेबल भी कर दें, ताकि अगर हमारा सर्वर किसी भी वजह से, अगर हम सर्वर के पास मौजूद नहीं है और वो रीस्टार्ट लेता है तो हमें दोबारा से स्टार्ट की कमांड ना देनी पड़े, वो सर्विसेज रिमोट डेस्कटॉप की सर्विसेज खुद ब खुद चल जाए। फिर जनाब यहाँ पे हमने बात की ट्रांसपोर्ट लेयर पे कि हम पोर्ट को यूज करेंगे 3389। तो हमें हमारे पास एक अदर चीज होती है जिसका नाम होता है फायरवॉल। तो फायरवॉल का क्या काम होता है? कौन बताएगा फायरवॉल का क्या काम होता है? पार्टिसिपेट किया करें यार, सारे लोग पार्टिसिपेट करें। कोई अब मैं ना, आप तो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में कि अब आप सामने मौजूद नहीं है, बल्कि सामने भी हो तो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। बड़े हो गए हैं, MSc IT के फोर्थ के लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अभी आपने जॉब्स पे जाना है इससे बाद। सिक्योरिटी के लिए यूज होती है जी हमारी फायरवॉल, और फायरवॉल हमारे पास दो तरह की होती हैं। दो तरह से मुराद हमारे पास एक हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल भी होती है और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है। सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल को आप अपने पीसी के अंदर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जिस फायरवॉल को यूज करते हैं उसे सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल कहा जाता है। जो डाटा सेंटर के अंदर डिवाइस के तौर पे यूज होती है उसे हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल कहा जाता है। ठीक है जी। तो दो तरह की हमारी फायरवॉल होती हैं। इसका काम होता है जी आपकी ट्रैफिक को फिल्टर करना। किस लिए फिल्टर करना? ताकि हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो हमारे नेटवर्क की। बाहर से कोई ऐसा बंदा, बाहर से कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा नेटवर्क से बंदा ना आए जो हमारी सर्विसेज को ऐसे ही एक्सेस कर सके, विदाउट हमारी परमिशन के बगैर एक्सेस कर सके। तो उसे हम रोकने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। हम कह रहे हैं कि हमने जनाब ये जो हम सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इनको, क्योंकि एक्सेस कहाँ से करना है? बाहर से बैठ के भी करना है
और इसकी ट्रैफिक को इनसाइड और आउटसाइड में अलाउ करवाना है। तो हमें अपनी फायरवॉल को बताना पड़ेगा कि भाई ये हमारे इस नेटवर्क के लिए, हमारे दो तरह के नेटवर्क होते हैं, एक पब्लिक नेटवर्क होता है और एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो हमें अपनी फायरवॉल को बताना पड़ेगा कि हमारे पब्लिक जोन के लिए पोर्ट नंबर 3389, ये किसका पोर्ट नंबर है? ये आरडीपी का पोर्ट नंबर है कि हमारा 3389 आरडीपी का जो पोर्ट नंबर है, इसको हमारी फायरवॉल के अंदर क्या करवा दिया जाए? अलाउ करवा दिया जाए। ठीक है, तो लास्ट कमांड हम क्या देंगे? आरडीपी को एक्सेस, आरडीपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम अपनी फायरवॉल को बताएंगे कि जनाब 3389 जो हमारी पोर्ट है, इसको पब्लिक जोन के अंदर अपना अलाउ करवा दें। तो वो अपने पब्लिक जोन के अंदर फायरवॉल हमारी इसको क्या करवा देगी? अलाउ करवा देगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम जनाब इसकी कमांड्स को देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारी कमांड्स काम करेंगी। ये सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ओके जी, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ये देखें जी, प्री रेक्विजिट क्या है कि हमें एक अदद आईपी एड्रेस चाहिए होगा सर्वर मशीन के ऊपर। ये वो वाला टॉपिक है। क्लियर नजर नहीं आ रहा? क्या क्लियर नहीं नजर आ रहा जी? जल्दी से बताएं, क्लियर क्या नहीं नजर आ रहा? अच्छा जी, मैं टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इससे बड़ा नहीं होगा जी, आपके स्क्रीन शेयर के अंदर ये इसी तरह का टेक्स्ट होगा। मेनली जो हमारी कमांड्स हैं वो ये वाली कमांड्स हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है? आप जरा चेक करें। पीसी पे क्लियर है जी? ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी वैसे। अब ठीक है, चलें ठीक हो गया जी। अब चेक करें जी, हमारे पास सबसे पहले हमने क्या कहा था जी कि हमारी जो पहली चीज है वो क्या है? ये देखें, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। जहां पे प्री रैक लिखा हुआ है, प्री रैक के अंदर हमने क्या कहा कि आपकी मशीन को सबसे पहले तो उसको नेटवर्क एड्रेस देना पड़ेगा। ये वाला लेक्चर हमने जनाब दिया था और इसके ऊपर नेटवर्क एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया था अपनी क्लास के अंदर सर्वर के ऊपर। तो चेक कर लेना है कि आपकी मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। फिर ये चीज मैंने आपको अभी पढ़ा दी है कि आरडीएस आरडीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है और एप्लीकेशन लेयर पे यूज करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी लगेगा और पोर्ट नंबर लगेगी। नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस लगेगा और डाटा लिंक लेयर पे मशीन का मैक एड्रेस लगेगा। और यहाँ पे ये जो आईपी लिखा हुआ है, सबनेट मास्क गेटवे और डीएनएस लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है कि आईपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये सारी पैरामीटर्स, जब हम आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया था तो हमने ये सारे पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर किया था, अगर किसी को याद हो।
तो हमने आईपी एड्रेस के कॉलम के अंदर आईपी एड्रेस को दिया था। सबनेट मास्क के अंदर हमने जो भी क्लास का आईपी एड्रेस यूज कर रहे होंगे, मेजरली हम ज्यादातर सी क्लास का आईपी एड्रेस यूज कर रहे थे सब लोग, तो हमने 255.255.255.0 यानी कि सी क्लास का सबनेट मास्क दिया था। गेटवे के अंदर हमने जनाब जो हमारा गेटवे था, अगर आप मोबाइल के जरिए यूज कर रहे थे तो 192.168.43.1 जो हमारा गेटवे था उसको हमने दिया था। डीएनएस के अंदर हमने 8.8.8 जो थे गूगल के ओपन डीएनएस उसको इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज की थी। अब आ जाता है जी, जब हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो चुका होगा, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आरडीएस सर्वर को बनाने के लिए, वो है जी नेटवर्क का कॉन्फ़िगर होना। जब नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गया होगा, फिर हम अब क्या करेंगे, आरडीएस की जो सर्विसेज आज हमने पढ़ी हैं उसको इंस्टॉल करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने कहा कि उसके लिए जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी है जी हमारी EPEL डैश रिलीज की डिपेंडेंसी। ये एक लाइब्रेरी है जो कि हमारे पास हमें जरूरत पेश आएगी इस लाइब्रेरी की। इसलिए जी हमें XRDP को इंस्टॉल करवाना है, उसके लिए हमें EPLE रिलीज की लाइब्रेरी को क्या करवाना पड़ेगा, इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। कौन बताएगा कि ये -y मैं किस लिए यूज करता हूँ, -y क्यों यूज किया जाता है? -y क्यों यूज करते हैं जी? अनअटेम्प्टेड इंस्टॉलेशन के लिए जी हम गुड जी जिशान साहब -y का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमसे अगर वो ऑप्शन पूछे कि आर यू वांट टू कंटिन्यू या कोई चीज ये वाली इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो यस के ऑप्शन को क्लिक कर दें। जब आप ये वाली कमांड चला लेंगे उसके बाद हमने क्या इंस्टॉल करना है, जो हमारी मेनली सर्विसेज है, और वो सर्विस हमारी क्या है, XRDP की सर्विस है। तो हमें XRDP को इंस्टॉल करवाना है, ये XRDP को। और उसके साथ साथ दूसरी चीज जो हमें इंस्टॉल करवानी है क्लाइंट के लिए, वो है टाइगर VNC सर्वर। ये भी हमें XRDP की सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, टाइगर VNC सर्वर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, दो चीजें हमने इंस्टॉल करवाई, एक डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करवाया और दूसरा हम यहाँ पे XRDP की सर्विसेज को इंस्टॉल करवा रहे हैं। जब हमारे पास ये दोनों चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने बताया था इंस्टॉलेशन के बाद। जी आवाज आ रही है? हेलो जिशान साहब, आवाज आ रही है आपको? मेरी तरफ से तो ओपन है, आप अपना वो स्पीकर चेक करें जिशान साहब। XRDP में X इसलिए लगा रहे हैं कि हम जनाब कहीं से बैठ के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठ के इसको एक्सेस कर सकें। X फॉर एनी, XRDP में X फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं जी। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल टाइगर VNC डैश सर्वर का नाम है। ठीक है, अब हमने तीसरी कमांड जो देनी है वो इस XRDP को स्टार्ट करने की कमांड देनी है। तो सर्विस को स्टार्ट करने की कमांड हमारे पास क्या होती थी, सिस्टम CTL, ये हम सर्विसेज के लिए लगाते थे, स्टार्ट कर दो। कौन सी सर्विस को, XRDP की सर्विस को, जो हमने यहाँ पे क्या की थी, इंस्टॉल की थी, XRDP डॉट सर्विस को। तो वो इस सर्विस को इंस्टॉल करवा देगा, क्या कर देगा, सॉरी स्टार्ट करवा देगा। जब आप उसको स्टार्ट कर चुके होंगे तो आप चेक कर लेंगे, एक दफा श्योर कर लेंगे स्टेटस की कमांड चला के, क्या सर्विस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लोड हो चुकी है वो। अगर तो वो इनेबल है, लोड हो चुकी है, तो फिर ठीक है, स्टेटस की कमांड आपको दिखा देगी। अगर स्टॉप है, डिसेबल है, तो वो भी दिखा देगी। तो अगर तो अभी तक नहीं, दोबारा से आपकी स्टार्ट की कमांड नहीं चली, तो आपने स्टेटस से देखा तो दोबारा आप स्टार्ट की कमांड चला के उसको स्टार्ट करेंगे जी। फिर हमने इनेबल की कमांड के जरिए ये श्योर करेंगे कि वो रीबूट टाइम के ऊपर हमारी चल सके, ताकि अगर हमारा सर्वर किसी भी वजह से इमरजेंसी सिचुएशन में रीस्टार्ट लेता है
तो इनेबल की कमांड जो हमें श्योर करेगी कि वो सर्विस ऑटो स्टार्ट हो जाए, हमें मैनुअल जाके दोबारा से सिस्टम ctl start xrdp डॉट सर्विस की कमांड ना देनी पड़े। तो आगे आ जाता है जी, हमने लास्ट मैंने आपको क्या कहा, ये सारे स्टेप ऊपर वाले 1 2 3 4 5 5 कमांड आपने पढ़ी हुई थी, और हमने कहा था जब भी अब आने वाले जितने लेक्चर के अंदर हम जो भी सर्वर बनाएंगे, सबसे पहला काम क्या किया करेंगे, उसको डाउनलोड करवाया करेंगे, इंस्टॉल करवाया करेंगे, उसके बाद उसकी सर्विसेज को स्टार्ट करवाया करेंगे, उसके बाद उसका 1 2 ऑप्शन आपके लिए नया हुआ करेगा। तो इसके अंदर नई चीज क्या है कि फायरवॉल के अंदर, ठीक है, फायरवॉल के अंदर आपने पोर्ट को क्या करवा देना है, जो कि कौन सी टाइप की पोर्ट है, हमने कहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कह रही है कि दिस इज द टीसीपी टाइप की पोर्ट, जिसका नंबर क्या है 3389। आपने जब कभी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पोर्ट देखनी है 3389, तो वहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जनाब रिमोट डेस्कटॉप सर्वर कॉन्फ़िगर हुआ है, इस नेटवर्क के अंदर रिमोट डेस्कटॉप सर्वर चल रहा है। ठीक है, तो हम कमांड फायरवॉल के अंदर किसी भी पोर्ट को अलाउ करवाने की कमांड क्या कर देते हैं जी, फायरवॉल डैश cmd डैश डैश परमानेंट डैश डैश जोन। कौन सा जोन, मैंने कहा 2 जोन हो सकते हैं, एक पब्लिक हो सकता है और एक प्राइवेट हो सकता है। तो हम कह रहे हैं पब्लिक के लिए जनाब इस पोर्ट को क्या कर दिया जाए, अलाउ करवा दिया जाए, एड पोर्ट 3389 टीसीपी। यहां तक जनाब ये कमांड है, ठीक है जी। तो यहां तक ये कमांड एक कमांड है, फायरवॉल cmd परमानेंट जोन पब्लिक। इस जोन पब्लिक को अंडरस्टैंड करने के हमारे पास 2 तरह के जोन है। पब्लिक जोन से मुराद है सब नेटवर्क के लिए, प्राइवेट जोन से मुराद होगा सिर्फ हमारे वाला नेटवर्क, हमारा अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हम बात कर रहे हैं सब लोग किसी भी लोकेशन पे बैठ के इस पोर्ट के जरिए हमारे सर्विस को, जो हमारी सर्विस है 3389, इसको एक्सेस कर सकें। जिसके पास हमारा आईपी एड्रेस होगा, जिसके पास हमारा यूजर नेम पासवर्ड होगा सर्वर का, वो इस सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर लेगा। आगे जनाब हम कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट हमने क्या कर दिया, फायरवॉल को रीलोड कर दिया। ठीक है, फायरवॉल को रीलोड कर दिया ताकि ऊपर हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करवाई है वो हमारे पास क्या हो जाए, वो काम करना शुरू कर दे। यहां तक जनाब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है, जल्दी से जनाब आप लोग प्रॉब्लम बता दें, फिर अटेंडेंस लेते हैं। ये हमने आज सर्वर एंड को कॉन्फ़िगर किया है। सर ये पोर्ट नेम सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा जी, पोर्ट 3389 आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑलरेडी यूजर डिफाइंड नहीं है, बल्कि ये सिस्टम डिफाइंड, बल्कि नेटवर्क डिफाइंड पोर्ट है, सिस्टम डिफाइंड भी है। तो ये यूजर डिफाइंड नहीं है, यानी कि यूजर ने अपनी मर्जी से नहीं लिखी है मैंने 3389। 3389 रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज की बाय डिफॉल्ट पोर्ट है। ठीक है, तो ये आप जैसे ही देखेंगे दुनिया के अंदर 3389 का इस्तेमाल हुआ है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि रिमोट डेस्कटॉप की सर्विसेज को इस्तेमाल किया गया है इस नेटवर्क के अंदर। तो ये आज जितनी हमने कमांड की हैं ये सर्वर की कमांड्स हैं। अब हमारा रह गया क्लाइंट का पोर्शन, कि हम क्लाइंट के ऊपर जाके, यानी कि अपनी विंडोज मशीन के ऊपर जाके किस तरह से, अब हमने आरडीपी की सर्विसेज को तो कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन सर्वर को एक्सेस किस तरह से करेंगे, तो हम वहां पे जाके क्लाइंट के जरिए उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जनाब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको एक्सेस करेंगे। यहाँ तक का सारा जो काम है आप लोग वो करके रखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक जनाब मैं इसको बंद करता हूँ। अब बताएं जी, कोई प्रॉब्लम है तो अब माइक ओपन कर सकते हैं, जल्दी से सवाल पूछ सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप सर्वर को हमने देखा कि व्हाट इज रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंगली आरडीपी प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है और उसको कॉन्फ़िगर करने की कमांड्स क्या हैं। यहाँ तक आपको कोई मसला मसाइल है, नई बात समझ आई तो पूछ सकते हैं अपना माइक ओपन करके, या फिर जिस मर्जी तरह से आप पूछना चाहें। अटेंडेंस मार्क करवा के जाएंगे जी, सीआर साहब यहाँ पे अगर मौजूद हैं तो वो अटेंडेंस ले लें जी।
कोई सवाल नहीं है जी।